आस्था कौशिक। महाबहस की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। पुलिस पर जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, जो अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, आज भी उन्हीं लोगों पर पुलिस की लाठियां चल रही है। जो बेईमान है, गद्दार है, देश को लूट रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई ना हो रही है, ना कोई कर सकता है। अगर कोई कर सकता है तो वो तुम्हारा इत्तेहाद है। तुम अगर एक अल्लाह के मानने वाले हो, तुम अगर सच्चे अपने रसूल के आशिक हो, तो अपनी जिम्मेदारी तुम्हें निभाना पड़ेगी। वो एक मोहरा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, जो उनके इशारे पर आवाज उठाता है। लेकिन मैं मौलाना तौकीर रजा को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि योगी जी की सरकार है। रजा जी को भी ये चाहिए कि देश में शांति का वातावरण बना रहे, क्योंकि इस समय जो सरकारें हैं वो पूरी तरह संवेदनशील हैं, किसी भी प्रकार की घटना न हो इसके लिए सन्नद्ध रहती है और कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आरोप लगा के 500 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया। बहुत सारे लोगों को धारा 151 में जेल में भेज दिया। बहुत सारे लोगों को 15 से ज्यादा लोगों को 302 में जेल में भेज दिया। 15 लोगों को 5-6 लोगों को गोली मार के जेल में भेज दिया, सिर्फ आरोप के आधार पर। तो पॉलिटिकल पंच के बाद आज हम महाबहस में खास तौर पर बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट की, जहां से भयंकर तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। और अगर वैश्विक लेंस से देखा जाए तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये इतनी तनातनी और उसके साथ क्या ये एक बड़े युद्ध की आहट पूरे विश्व के लिए है, इस लिहाज से क्योंकि जब दो देशों के बीच में तनाव बढ़ेगा और वो लंबा चलेगा तो कहीं ना कहीं खेमेबंदी भी होने लगती है। इजरायल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और 30 जगहों पर भयंकर बमबारी में ईरान के आर्मी चीफ से लेकर 4 टॉप ऑफिसर्स की मौत का दावा भी किया जा रहा है। इस बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका भी ईरान को खुली चेतावनी देता हुआ नजर आया। एक तरफ ईरान, इजरायल और अमेरिका की तनातनी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो पहले से ही चल रहा है। लंबे वक्त से ये दोनों देश जंग में जुटे हैं। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच में भारी तनातनी खुलकर सामने आई और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने ताबड़तोड़ पलटवार भी किया। अब सवाल यह है कि क्या यह तनातनी नक्षत्रों की चाल है या फिर किसी बड़े संकट की आहट है? आखिर क्यों महाशक्तियां भिड़ गई हैं? आज एक्सपर्ट्स के साथ इसी पर हम महाबहस करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ अजमेर बहादुर जी हैं, रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर। हमारे साथ पूजा भाटिया जी जुड़ गई हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। फजील अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ हैं। और थोड़ी देर में डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे बीच में होंगे। लेकिन चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज जिन सवालों के इर्द गिर्द ये पूरी बहस होने वाली है उस पर नजर डाल लेते हैं। मिडिल ईस्ट में तबाही, महायुद्ध की परछाई। जिस तरीके से इजरायल ने ईरान पर एक उग्र अटैक किया है, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को ध्वस्त करने के लिए, उसके बाद क्या किसी महायुद्ध की परछाई है जो पड़ चुकी है इन कॉन्टिनेंट्स पर? नक्षत्रों की चाल क्यों हर तरफ उबाल? अब जब विश्व में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं तो जो जिस क्षेत्र में है उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, उसका कारण बताने की कोशिश करता है। तो ऐसे में जो ज्योतिष शास्त्र है उसके पास भी क्या इन सवालों का जवाब है या फिर आगे क्या होने जा रहा है, इस उत्सुकता को भी हम जानेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि करीब संकट की घड़ी, महाशक्तियां आपस में भिड़ी, तो क्या ये किसी बड़े युद्ध की आहट है? इसको क्या रोका जा सकता है? मौजूदा वक्त में ऐसा क्या है जो ये तनातनियां बढ़ती जा रही हैं? इसके लिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करेंगे अजमेर बहादुर जी का, जो रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर हमारे बीच में मौजूद हैं। अजमेर बहादुर जी, जिस तरह का उग्र जवाब जो है वो इजरायल ने दिया है ईरान को, वो नहीं चाहता कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े। उसे खबर लग गई थी कि वहां पर यूरेनियम का कलेक्शन उसने, एनरिच्ड यूरेनियम का कलेक्शन उसने शुरू कर दिया है, बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है और जिस तीव्रता से उसके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि आने वाले समय वो 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बना के तैयार कर लेगा। तो ऐसे में ईरान जैसा मुल्क स्ट्रेटेजिकली, अगर इस पूरे कॉन्टिनेंट को हम उठा करके देखें और मौजूदा
समय में किस देश के साथ क्या तनातनी भरा समय चल रहा है, उस लिहाज से हम इस वक्त वैश्विक रूप में कहां खड़े हैं और ये भिड़ंत आखिर कहां तक लेकर जा सकती है। देखिए, जब दो पड़ोसी देशों में जिनमें पहले से ही कुछ इस तरह के ताल्लुकात हैं कि वहां पर झड़पों की गुंजाइश रहती है, तो जब एक देश कुछ इस तरह के हथियारों को डेवलप करने की कोशिश में रहता है, तो उस समय दूसरे देश को बहुत लाजमी हो जाता है कि वो उस पर कुछ इस तरह का जो है मतलब ये करे कि जिससे कि उसके लिए जो भविष्य में होने वाले खतरों से उसको सावधानी हो सके। अब बात आती है कि हम कहां पर इसमें खड़े होते हैं। तो देखिए, अभी जो मौजूदा हालात हैं इसमें जो हमारे यहाँ जब से ये 22 अप्रैल का जो आतंकवादी हमला हुआ था और उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो उस पॉइंट ऑफ एक्शन से जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कुछ परिस्थितियों में बदलाव आया है, क्योंकि पहले जिस प्रकार से इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अमेरिका ने जिस तरह से अपना स्टैंड लेने की कोशिश की और उसमें क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमने जो है इस सीज फायर को करवाया है, तो वहां से स्थितियों में बदलाव आया है। तो इसलिए धीरे धीरे जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण होने की दिशा में देश अपने अपने तरीके से पोजीशनिंग हो रही है। तो बिल्कुल, मैं इसी सवाल पर आने वाली थी कि क्या ये जहां रुकेगा, ये कितनी आगे जाकर रुकेगा, इसको फिलहाल प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन क्या उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएंगे। लेकिन मैं चाह रही थी उससे पहले हमारे साथ मोहम्मद अली शाह जी जुड़ जाएं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जिनका इंतजार है। लेकिन उससे पहले मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगी फजील अहमद साहब को, मुस्लिम स्कॉलर हैं। फजील जी, ईरान जैसा मुल्क जो कि मस्जिदों पर लाल झंडे भी फहरा चुका है, जंग का ऐलान भी कर चुका है, और हमने देखा कि जब इजराइल पर अटैक हुआ था उसके बाद वहां पर खुशी मनाई गई थी, और उसके बाद जब इजराइल ने जवाब देना शुरू किया और ये तनातनी और आपस में सिचुएशन जो है वो वॉर में तब्दील हो गई। अब उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोकने के लिए इजराइल ने अटैक कर दिया है, और अब सब ये देख रहे हैं कि ईरान इसका क्या आवाज बहुत कम आ रही है, जवाब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा कौन क्या बोल रहा है। प्लीज थोड़ा आवाज ठीक बढ़वाइए। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है फजील अहमद जी? जी नहीं आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, बहुत ठीक है, हल्की पीसीआर से आ रही है, चेक मुझे करिए पूरा उनको सुनाई नहीं आवाज दे क्यों रहा। नहीं आ रही है। तब तक हम एस्ट्रोलॉजर पूजा भाटिया जी का रुख कर लेते हैं। पूजा भाटिया जी, वैसे तो हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिक चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर डिप्लोमेसी की बात होगी, यहाँ पे डिफेंस की बात होगी, यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर की बात होगी, लेकिन आजकल लोगों के अंदर उत्सुकता होती है। बहुत से लोग जो चाहते हैं कि भाई नक्षत्र क्या कह रहे हैं, ये साल 2025 जो है ऐसा क्यों जा रहा है, इसमें इतनी जंगें, इतने हादसे ऐसे क्यों हो रहे हैं। तो मौजूदा स्थिति जो बन रही है, आप देखिए ईरान और इजराइल सीधे तौर पर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े रह गए। भारत पाकिस्तान के बीच में क्या स्थिति है, रशिया यूक्रेन पहले से ही युद्ध में है। तो आखिर क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ कब रुकेगा और कहां तक जाएगा? देखिए, आपने जिस तरह से बोला कि डिप्लोमेटिक डिस्कशंस हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो डिप्लोमेटिक डिस्कशंस है, कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों की चाल भी इसमें इन्वॉल्व होती है, तभी इतना ज्यादा आप देखिए कि मेजर इवेंट्स होते हैं। जैसे कि 2025 की यदि हम बात करते हैं, तो जब साल 2025 शुरू होने वाला था, उससे पहले ही हम सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रेडिक्शन दी थी आपके न्यूज 18 में ही कि 2025 मंगल का साल है, सूर्य राजा है और सूर्य ही मंत्री भी है। तो ये बहुत ही जबरदस्त साल जाने वाला है, क्योंकि मेजर यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशंस होंगी, मेजर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकती हैं, मेजर नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती हैं। और देखिए, आज हम जून में बैठे हैं और ये सब हुआ है। अगर हम मेजर प्लैनेटरी पोजीशंस की बात करें, तो इस साल 3 मेजर प्लैनेटरी पोजीशंस हुए हैं। शनि का मीन राशि में गोचर हुआ है, राहु का कुंभ राशि में गोचर हुआ है, और जुपिटर का मिथुन राशि में गोचर हुआ है। तो 3 मेजर प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हुई हैं। और जब क्या बता रहा है? ये सब ये बता रहा है, ये सब यही बताता है कि आगे आने वाला समय और भी कठिन होता जाएगा। अभी आप देखिए, मंगल और केतु की युति हो गई है सिंह राशि में, और जब जब मंगल केतु की युति किसी भी फायरी साइन में होती है, एरी साइन में होती है, तो बहुत इसको हम एक तरह से विस्फोटक योग कहते हैं। विस्फोट
जैसी सिचुएशंस पैदा होती हैं, एयर क्रैश होते हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं, आगे आगे आने वाला जो समय है, अभी इसमें जब सितंबर में हमारा सोलर इक्लिप्स भी होगा, आप देखिएगा वॉर लाइक सिचुएशंस और ज्यादा इंटेंस होती जाएंगी। वर्ल्ड वार 1 वाली सिचुएशन जो उस टाइम पे प्लानिटरी सिचुएशंस थी, अभी वही प्लानिटरी सिचुएशंस फिर से बनने वाली हैं। अच्छा, आपने इसको सीधा वर्ल्ड वॉर 1 से लिंक कर दिया है कि मतलब अब जो है कोई देश जो है वो तटस्थ नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, या जो नक्षत्रों के हिसाब से आप बता रही हैं। वैसे तो ये सारी बातें देखिए मानने ना मानने वाली होती हैं, और लेकिन ठीक है, आपका आकलन है, आप आधा साल निकल चुका है लगभग, आप कह रही हैं कि ये सब कुछ अभी और बढ़ेगा। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मोहम्मद अली शाह जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हीं से सवाल ले लेते हैं। मोहम्मद अली शाह जी, ये क्या हो रहा है? क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा या फिर ये जो टेंशन्स हैं ये और ज्यादा बढ़ेंगी? क्या कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आ पहुंचेगी कि जहां पर 2 खेमों के अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा? एक एक करके कॉन्टिनेंट्स में जिस तरह से 2 देश उग्र रूप से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, अमेरिका सीधे तौर पर ईरान को कह रहा है कि कुछ नहीं बचेगा वरना समझौता कर लो। रशिया, हम जानते हैं ईरान के लिए सॉफ्टर साइड रखता है। भारत का अमेरिका, भारत का रशिया, भारत का ईरान से क्या ताल्लुकात है? तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। मोहम्मद अली शाह जी। जी, आपका बड़ा ही अच्छा और बहुत ही बेहद इंटेलिजेंट सवाल है आपका। देखिए, मैं ऐसे बोलूंगा कि आप देखिए दुनिया में क्या चल रहा है अभी हर जगह पे। अमेरिका ईरान के बीच में देख लीजिए, बल्कि इजराइल ने ईरान पे हमला किया, ईरान ने बोला हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, अमेरिका ने बोला कि हमारा हाथ नहीं है। तो बेसिकली तनाव बना हुआ है अमेरिका ईरान, अमेरिका चीन। आप देख लीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। आप देख लीजिए इजराइल हमास, अब इजराइल ईरान के बीच में तनाव हो गया है। रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान। आप बहुत से मुल्कों का आकलन लीजिए और अंदाजा लगाइए कि दुनिया भर में ये सब क्या चल रहा है। क्या ये घड़ी है विश्व युद्ध की? ये सवाल आएगा दिमाग में। और बहुत आसान है कहने मोहम्मद साहब, नहीं, यहाँ सिर्फ चिंता ये नहीं है कि क्या ये विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है। अब आप देखिए कि न्यूक्लियर स्टेट्स हैं सब लोग, कुछ लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं और कुछ लोगों की चिंताएं हैं कि भैया फला कंट्री के पास आ गया तो यहाँ तो ये भी इस्तेमाल करेंगे, आतंकवादी भी इस्तेमाल करेंगे। तो चिंता यहाँ सिर्फ वर्ल्ड वॉर में उलझने की नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन ये है कि जितनी भी जंगें जिस लेवल पर पहुंच रही हैं वो आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियर का गेट नॉक करके वापस आ जा रही हैं, लेकिन रुक नहीं रही हैं। जी 100%। देखिए, अब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान के अंदर जो किराना हिल्स हैं शायद वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी थी और उनके न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है, यूरेनियम लीक हुआ है, इस तरह की खबरें आ रही थी। हुआ है कि नहीं हुआ है वो अलग बात रही। और ये बात हमारी क्लियर हो गई थी हमारे प्रेस ब्रीफिंग में एयर मार्शल साहब ने, जब उन्होंने कहा कि भाई उनको पता नहीं कि भाई किराना हिल्स में न्यूक्लियर फैसिलिटी है कि नहीं है, वो अलग बात रही। ठीक में क्या है, अब आप देखिए इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला कर दिया, उनको एक प्रीएम्प्ट करने के लिए कि ईरान न्यूक्लियर प्लांट डेवलप करा था। तो उनको जर्मनी ने, बल्कि जर्मनी के चांसलर ने सपोर्ट किया इजराइल को। अमेरिका ने भी एक तरीके से ईरान को ही संदेश दिया है कि भाई ये समझौता कर लो नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। मतलब वो इजराइल के एटीट्यूड में है या फिर इजराइल की तरफ किस मामले में कौन कौन जा खड़ा होगा, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल फजील अहमद जी हमारे बीच में मुस्लिम स्कॉलर, मैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहूंगी। फजील अहमद जी, देखिए उम्मीद यही है कि मतलब आप हमारे साथ पॉलिटिकल डिस्कशंस में भी जुड़ते हैं, भारत के आंतरिक मसलों पर और पॉलिटिकल आंतरिक सुरक्षा पर भी हम चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ हम वैश्विक विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर देशों के बीच में इतनी तनातनी क्यों है। ईरान एक ऐसा देश है, कभी भारत उसके साथ गैस पाइपलाइन
भारत लाना चाहता था। ये एक बहुत क्लोज हम लोग थे, लेकिन कुछ कारणों से वो अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो पाया। आज इजराइल के अगेंस्ट ईरान देखिए किस जंग के मुहाने पे कि वहां न्यूक्लियर की बात होने लगी है। भारत आज इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका इजराइल को चेतावनी दे रहा है। रशिया ईरान के लिए सॉफ्टर साइड रखता है। भारत का पुराना दोस्त रशिया रहा है। तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने जा रहा है और इतनी तनातनी क्यों है? क्या कहीं ऐसी परिस्थिति तो नहीं आ जाएगी कि हम तटस्थ ना रह पाएं, दो खेमे बन जाएं? ये विश्व किस तरफ जा रहा है? आस्था जी देखिए, ये मामला नक्षत्रों का नहीं है। विकास के साथ साथ विनाश का भी खेल होता है। ये दो प्रभुत्व यूएसएसआर और जर्मनी में पहले भी लंबी लड़ाई चल चुकी है। उसके बाद वर्ल्ड वार 1, 1, 2 के बाद अब 3 में अमेरिका चाहता है कि हम मिडिल ईस्ट का पूरा तेल का मालिक बन जाए, दादागिरी हो जाए उसकी। पहले वो गद्दाफी को मारे, फिर सद्दाम हुसैन को मारे, यासिर अराफात को मारे। और ये जो ईरान पर जो हमला हुआ है, इसके पहले भी 100 जहाज लेके इजराइल ने हमला किया था 2 महीना पहले, लेकिन मुंह की खाके वापस आ गए। और अमेरिका जो कह रहा है कि मान जाओ नहीं तो ये हो जाएगा, अमेरिका का प्रॉक्सी है हूती के ऊपर हमला किया यमन के ऊपर, तो वहां ने इतनी उसको मिसाइल मार दिया कि उनका जो युद्ध बेड़ा था अमेरिका का, वो खंडहर हो गया, टूट गया और चला गया। अमेरिका ने कहा कि हम हूती से नहीं लड़ेंगे, हम बात कर लिए और वहां से अपना बेड़ा भी हटा लिए। अब ये इजराइल को अमेरिका क्या कर रहा है, खुद तो मीठी मीठी बात कर रहा है ट्रंप लेकिन अपने प्रॉक्सी को जिस तरह से रूस पर हमला कर दिया, यूक्रेन को चढ़ा करके, और शांति की बात भी कर रहे हैं, उधर हमला भी करवा रहे हैं। इसी तरह से ईरान से शांति की बात भी हो रही। अभी 3 दिन के बाद उनकी बात होनी थी, लेकिन ईरान के लिए भी तो कहा जा रहा है ना फाजिल साहब की वो भी अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे हमस हो या फिर बिल्कुल करेंगे। सुनिए, बिल्कुल करेंगे। मस्जिद अक्सा पे हमला इजराइल करता है। ऐसी कंट्री जो उस तरह के प्रॉक्सीज रखती है, जो आतंकी संगठन है, वो अगर न्यूक्लियर स्टेट बन जाएगा तो उसके न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल सिर्फ सरकार नहीं आतंकवादी भी करेंगे, तो ये तो विश्व के लिए और बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, तो न्यूक्लियर वेपन तो इजराइल के पास भी है ना। तो लेकिन वो किसी आतंकी संगठन को प्रॉक्सी नहीं रखता है। इजराइल तो सामने से मारता है। सुनिए, बिल्कुल प्रॉक्सी है। अरे अलशूरा क्या है? सीरिया में अलशूरा किसका प्रॉक्सी है? अलशूरा किसका प्रॉक्सी है जिसने सीरिया पर कब्जा किया है? इजराइल की तो प्रॉक्सी है, अमेरिका की तो प्रॉक्सी है। अरब किसका प्रॉक्सी है? जॉर्डन किसका प्रॉक्सी है? मिस्र, इजिप्ट किसका प्रॉक्सी है? जो लोग भी इस फिलिस्तीन के आसपास जितने देश हैं, वो रफा बॉर्डर किसका प्रॉक्सी है? प्रॉक्सी तो अमेरिका तो पूरी दुनिया में अपना बेड़ा डाल के सबको प्रॉक्सी बना के रखा है। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया हमारी गुलाम बन जाए। तो मिडिल ईस्ट का मालिक कौन है? मिडिल ईस्ट के लोग हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर मस्जिद अक्सा पर हमला करके इजराइल बार बार पूरी दुनिया के मुसलमानों का हाथ करता है। और जो लड़ाई 56,000 फिलिस्तीनी मार दिए, नागरिक मर गए, बच्चे मर गए, महिलाएं मर गई, 56,000 मार दिया इधर 18 महीने के अंदर। जंगे होती हैं, मरे तो इजराइल की तरफ से भी है ना। वहां भी रात के अंधेरे में, वहां भी एक चलते हुए शहर में घुस करके हमस ने जिस तरीके से महिला, बच्चे, लोग, उन सबको मारा, घर से निकाल कर उनको गोलियां मारी गई। मरे तो दोनों ही तरफ हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आप कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट पर नजर है अमेरिका की, वहां के फ्यूल, वहां के मिनरल्स पर नजर है अमेरिका की। जब अमेरिका हूती से नहीं लड़ पाया, वहां से अपना जहाज लेके चला गया लाल सागर से, अपना बेड़ा, युद्ध बेड़ा, और कहा कि हम बात करके चलेंगे, हम नहीं हमला करेंगे। आज तक अमेरिका ने, अभी भी अमेरिका मना कर रहा है इजराइल को। और जो ईरान पे हमला हुआ है वो इराक के बेस से हुआ है। अरब ने अपना एयर स्पेस नहीं दिया, जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस नहीं दिया इजराइल को। ये हमला इराक के बॉर्डर से, ट्रंप ने कहा है ईरान से कि आप मेरे जगह पे हमला मत कीजिए। ये जो ईरान पे हमला हुआ है वो इराक से हमला हुआ है, इराक के अमेरिकन बेस से हमला हुआ है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तेहरान के आसपास हमला हुआ है। तेहरान जो है बिल्कुल समुद्र के किनारे है। ईरान में तेहरान जो है समुद्र के किनारे है। वहां 2000 किलोमीटर और फिर 4,000 किलोमीटर की मिसाइल जो है ये नहीं मार सकते इजराइल के लोग। ठीक है, मिला जुलाकर अब लोग इस आशंका पर बात कर रहे हैं कि अब आखिर ईरान क्या जवाब देता है। अजमेर बहादुर जी, जिस तरह का एग्रेसिव अटैक इजराइल ने किया, अगर ईरान ने उसका उसी अंदाज में जवाब दे दिया तो उसके बाद विश्व में क्या होगा? देखिए, जिस तरह से जी अब देखिए, जिस तरह से इजराइल की तरफ से अटैक हुआ है, ये बिल्कुल ऐसा अप्रहेंशन है। आप दोनों ही म्यूट हो गए। अजमेर बहादुर जी,
अनम्यूट कर लीजिए आप अपना सिस्टम वहां से। जी अभी आवाज मोहम्मद अली साहब, आपका ऑडियो म्यूट है आप ही की तरफ से, उसको अनम्यूट कर लीजिए। जी अजमेर जी बोलिए। जी देखिए, अब जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है तो ये बिल्कुल लाजमी है कि ईरान की तरफ से हमले हो सकते हैं, लेकिन देखिए जब जिस तरह की आशंका हमलों की होती है तो उस तरह की तैयारी भी रहती है, और ये चीजें जब शुरू होती हैं तो उसमें मतलब आगे बढ़ना और कितना डेवलप होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब रही बात ये कि हमारी तरफ से हमें हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए भारत की। हम देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले हम जिस तरह से अपनी आर्थिक प्रगति के रास्ते पर चल रहे हैं और देश को आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से मजबूत करने का जो हमारा पिछले दशक का जो कार्यक्रम रहा है, और उसमें और भी गति लाने की आवश्यकता है, और जो चल भी रहा है कार्यक्रम, क्योंकि बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में जब तक हम मजबूत अपनी सेनाओं को, अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत नहीं करेंगे और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक वास्तव में हमारी जो स्थिति है वो हम अपनी स्थिति को बहुत मजबूती से कहीं खड़ा नहीं कर पाएंगे। और चूंकि हम एक बड़े देश के रूप में 140 करोड़ की आबादी वाली हमारी जनसंख्या का देश है, तो हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में और उभर करके सामने आने वाले, और इसी का असर हो रहा है कि जब अमेरिका को भी ये लगने लगा कि अगर भारत का जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस प्रकार की हमारी जो सैन्य क्षमता प्रदर्शित हुई है, कई देशों की असलियत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिख गई। अजमेर बहादुर जी, भले ही सीधे स्पष्ट तौर पर किसी ने कुछ ना कहा हो, लेकिन कौन किसके साथ खड़ा था, किसने मदद की, किसने चुप्पी लगाई, ये बहुत कुछ भारत को भी समझ में आ गया। बिल्कुल जी, तो इसी वजह से जैसे कि तुर्की का बिल्कुल, तुर्की पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, अजरबैजान पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कहां किसकी तरफ है, किसने पाकिस्तान के लिए सिंपैथी दिखाई, किसने उसकी मदद की, किसने अब आगे उसके साथ डिफेंस डील करनी है। इससे भी बहुत कुछ हमें इशारा मिलता है और समझ में आता है। बहरहाल एक कमेंट पूजा भाटिया जी से भी ले लेते हैं। पूजा भाटिया जी, अब क्या होने जा रहा है? आधा साल तो 2025 बीत गया, अब उसके बाद और क्या होने जा रहा है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के लिए कहा गया है कि ये खत्म नहीं हुआ है, ये अब एक नीति बन चुकी है, ये जारी रहेगा। भारत अपनी तैयारियां, अपना रक्षा बेड़े को पहले से और ज्यादा मजबूत कर रहा है, और इसी पर ही पाकिस्तान भी जुट गया है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तो युद्ध के और भी मोर्चे बनेंगे। आप देखिएगा जिस तरह से केतु, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में अगर हम प्लैनेट कहते हैं तो वो हमारे सीक्रेटिव अफेयर्स का प्लैनेट माना जाता है। साइबर अटैक्स होंगे अभी, ठीक है, आप देखिएगा बहुत मेजर नेवल क्लैशेस होंगे, और कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक्स भी होंगी। आप देखिएगा कहीं मेजर पॉलिटिकल असैसिनेशन भी होगा, जो कि ट्रिगरिंग फैक्टर होगा वर्ल्ड वार के लिए आगे जाके, और वॉर लाइक सिचुएशंस को एग्रेवेट करेगा ही करेगा। अभी जिस तरह से हम चार्ट्स की बात करते हैं, मैंने डोनाल्ड ट्रंप का भी चार्ट देखा है, उसमें जो अभी करंट ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, आप देखिएगा उनके जो नेटल मार्स है उसके ऊपर से मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन अभी ट्रांजिट में बन रहा है, तो वो कुछ ऐसा एग्रेसिव एक्शन लेंगे नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स में कि जो कि बेस बनेगा, सिचुएशन को और एग्रेवेट करेगा और सिचुएशन को और ट्रिगर करेगा। आप देखिएगा कि रशिया यूक्रेन हो गया, इजराइल ईरान हो गया, यूएस ईरान की टेंशंस, और ये इसमें चाइना भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से जब शनि जो है वो मीन राशि में यानी कि जल तत्व राशि में गोचर हुए हैं, तो हमें समुद्री रास्ते से यानी कि कोस्टल एरियाज में सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वहां से टेंशन ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, फजील अहमद जी, अब ऑपरेशन सिंदूर तो नीति बन चुका है भारत की, और उसके साथ रक्षा तैयारियां और मजबूत की जा रही हैं भारत के अंदर भी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी डिफेंस डील्स कर रहा है चाइना से। देखिए आस्था जी, ये भारत और पाकिस्तान से इसका कोई मतलब नहीं है, ये मामला मिडिल ईस्ट से है। और तुर्की जो है इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर अपने को बनना चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमानों के और इस्लाम की आस्था जो है मस्जिद अक्सा में है। पूरी दुनिया के मुसलमान मस्जिद अक्सा से अपनी आस्था रखते हैं, और इस पूरी लड़ाई में तुर्की ने जो रोल किया है वो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड उनसे बेहद नाराज है। वो इजराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ खड़े हैं। अल-शुरा को उन्होंने प्रमोट किया, अल-शुरा को प्रॉक्सी बना के सीरिया पर कब्जा करवाया, और आज पूरी दुनिया
पूरी दुनिया का मुसलमान अगर किसी को देख रहा है तो ईरान को देख रहा है। ईरान जो है मस्जिद अक्सा की लड़ाई और फिलिस्तीन के लोगों को बचाने के लिए ईरान अपनी पूरी इकोनॉमी क्रश करने, अपने देश को बर्बाद करने के लिए तैयार है। और अमेरिका कभी भी नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि जब हूती पर हमला किया और हूती ने उसको जवाब दे दिया। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका धोखे की राजनीति कर रहा है। अमेरिका ने और ये लड़ाई को आप यूक्रेन और रूस से जरूर जोड़ के देखिए। ये दोनों लड़ाई एक ही दो वर्ल्ड की लड़ाई है, दो महायुद्धों की, दो महाराष्ट्रों की लड़ाई है। एक तरफ चाइना और यूएसएसआर और सब लोग मिलकर के, उनके साथ ईरान है, अमेरिका के साथ टर्की। जो हमला हुआ रूस पे अभी यूक्रेन के द्वारा, जो ड्रोन यूज हुए वो टर्की के यूज हुए। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमान और रूस और चाइना, यूएसएसआर कंट्री, सभी लोग इस बात पे चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये नेटो के मेंबर बनने के लालच में, नेटो का मेंबर टर्की बनने के लालच में वो मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं और उनके अमेरिका के साथ खड़े हो जा रहे हैं, नेटो कंट्रियों के साथ खड़े हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टर्की पर आज की डेट में कोई भरोसा नहीं कर रहा है। रूस ने इतना बड़ा सौदा किया टर्की से कि उनको पूरी अपनी गैस की सप्लाई का जंक्शन बना दिया, उससे काफी मोटी इनकम भी हो रही है। उसके बावजूद भी वो यूक्रेन और रूस के साथ, यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ ना होकर उन्हें अमेरिका के कहने पर यूक्रेन को अपना ड्रोन दिया। ये बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो निकल करके सामने आएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो ये टेंशन थमनी जरूरी है, जो अभी लंबे वक्त तक थमते दिखाई नहीं दे रही। मोहम्मद अली शाह जी, लास्ट कमेंट। नहीं देखिए मुझसे है ना सवाल? नहीं, मोहम्मद अली शाह जी। अच्छा, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें देखिए न्यूक्लियर शक्ति सबसे बड़ा खतरा क्या हो रहा है दुनिया को, कि न्यूक्लियर शक्ति का खतरा हो रहा है। बात पे जैसे कि रूस और यूक्रेन की जंग में ये था कि ऐसा माना जा रहा था कि प्रेसिडेंट पुतिन साहब न्यूक्लियर शक्ति का इस्तेमाल कर देंगे, ये हाथ में इनका चमड़े का ब्रीफकेस है। यानी बहुत हद तक न्यूक्लियर पावर्स कौन है फिलहाल विश्व के अंदर, क्या वो डोमिनेट करेंगी, क्या वो तय करेंगी कि आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठेगा, या फिर कुछ स्ट्रेटेजिक तरीकों से जो बहुत से ऐसे छोटे मुल्क हैं जो इस वक्त बड़े मुल्कों के साथ जंग में हैं, क्या वो किसी तरीके से या लॉबिंग से अपने एग्जिस्टेंस को बचाते हैं, या वो किसी तरह का रोल प्ले करते हैं। लेकिन फिलहाल तो कई मोर्चों पर जो युद्ध की स्थितियां हैं वो थमती नहीं, बल्कि अलग अलग तरीकों से बढ़ती नजर आती हैं। मिडिल ईस्ट में भयंकर तनातनी की खबरें, इजराइल ईरान आमने सामने आ चुके, रूस और यूक्रेन पहले से आमने सामने, भारत पाकिस्तान के बीच की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये तनातनी किसी बड़े संकट की आहट तो नहीं है। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।